जब तना चपटा हो जाए, हरे रंग का हो जाए और पत्तियां क्या हो जाए, कांटों में रूपांतरित हो जाए, तो इस अवस्था में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य तना ही करेगा। और इस कंडीशन को या इस प्रकार के तने को क्या बोलेंगे, फिल्लोक्लैड कहेंगे। इसका उदाहरण है नाक बना। लिखो फटाफट, मिटाना है। हो गया सर। हो गया। यस सर। अब मैं नहीं मिटाऊं। क्यों? बोर्ड नहीं बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसी के आधार पर मैं आपको अब क्लैडोड समझाऊंगा, इसलिए इसको नहीं मिटाऊंगा। आइए, ये ऊपर का मिटा क्या? नहीं, उसे भी नहीं मिटा। क्लैडोड, CLADOD, क्लैडोड। बेटा क्लैडोड है ये। अब सुनो, फिल्लोक्लैड में भी तना रूपांतरित हुआ, चपटा हुआ, ठीक। क्लैडोड में भी तना रूपांतरित हो जाएगा, तना रूपांतरित होगा, तना रूपांतरित, लेकिन तना चपटा तो होकर के पत्तियों के आकार का हो। ध्यान से सुनो, क्लैडोड अवस्था में तना रूपांतरित होकर पत्तियों के आकार का हो जाए। तो आप सोचोगे अगर तना पत्तियों के आकार होगा तो पत्ती कैसी हो जाएगी सर? तो पत्ती रूपांतरित होकर के रिड्यूस, छोटी छोटी स्केल जैसी हो जाती, स्केली लीफ, छोटी छोटी पत्ती। अच्छा, स्केल्स का उदाहरण देखेंगे तो आप लोग गुलाब की पत्ती देखे हैं? यस सर। गुलाब की जब पत्ती देखेंगे तो छोटा सा उसमें और किनारे से निकलता है, छोटी पत्ती भी निकलती है, ठीक। उसको स्केली लीफ बोलते हैं। ऐसी लीफ जो बहुत छोटी हो जाए तो स्केली लीफ बोलते हैं। रस्कस इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। जब वीडियो देखेंगे आप लोग, आज जब शाम को डालूंगा वीडियो तो उसको देखेंगे, तो उसमें मैं रस्कस का फोटो डालूंगा। यहाँ पे दिखा पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो जब उसकी वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है उसमें। मैं बता दे रहा हूँ, क्लैडोड किसे कहेंगे? क्लैडोड इस प्रकार के तने को कहते हैं जिसमें तना रूपांतरित होकर पत्ती के आकार का हो जाए तथा पत्तियां रूपांतरित होकर छोटी स्केली लीफ बना देती हैं, स्केली लीफ बना देती। अब सुनो बच्चों, एक मजेदार चीज, फूल किस पे लगते हैं, तने पर या पत्ती पर? हाँ जी बोलो। किस पे लगती हैं पत्तियां? फूल किस पे लगते हैं? तने पर, ऑब्वियसली तने पे लगते हैं। तो अब जब तना किसका रूप ले लिया है? पत्ती का रूप ले लिया है। तना किसका रूप ले लिया है? पत्ती का रूप ले लिया है। तो बच्चों सोचो कि इसका मतलब कि फूल किस पे लगेंगे? पत्तियों पे लग जाएंगे। देखने में क्या लगता है कि फूल किस पे लगे हुए हैं? पत्तियों पे लगे हुए हैं, जबकि वो पत्तियां तो है ही नहीं। वो क्या है? वह तना है। लिख लो, समझ में आ जाए। यस सर। लिखो, समझ में आया? यस सर। देखो, यहाँ पर तना रूपांतरित होकर, नीले रंग से लिखेंगे तो अलग अलग, यहाँ तना रूपांतरित होकर, बेटा इसको स्टार लगा के लिखना है, ठीक है? स्टार लगा के लिखना है, ये जीवन भर के लिए इंपॉर्टेंट है। जरूर पूछेगा, हर कंपटीशन में पूछेगा। यहाँ तना रूपांतरित होकर पत्ती के आकार का हो जाता है, पत्तियों के आकार ले, पत्तियों के आकार का तथा हरे रंग का हो जाता है, पत्तियों के आकार का तथा हरे रंग का हो जाता है। अब सोचो, पत्ती के जैसा हो गया, हरे रंग का भी हो गया, तो फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा होगा? तना ही कर रहा होगा। तो अब पूछेगा कोई कि फिल्लोक्लैड और क्लैडोड में क्या समानता है, तो आप बता दीजिए दोनों में तने रूपांतरित हैं। पहला, दोनों के तने ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे, ठीक है? दो इसके सामान्य समानताएं हैं फिल्लोक्लैड और क्लैडोड में। हरे रंग का हो जाता है तथा नहीं और पत्ती, सत्य पत्ती, जो ट्रू लीव्स कहते हैं जिसे, यानी जो वास्तविक पत्तियां हैं, वास्तविक पत्तियां अत्यंत छोटी होकर स्केली लीफ बनाती है। स्केली, SCALY, स्केली लीफ, यानी स्केली लीफ बना, लीफ में रूपांतरित हो जाती है, स्केली लीफ में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है? स्केली लीफ में रूपांतरित हो जाती है। इसका उदाहरण है रस्कस। क्या था उसका? रस्कस, RUSCUS, रस्कस। और एस्परेगस, RUSCUS, रस्कस। और एस्परेगस, SPARAGUS, एस्परेगस। नोट करो। हो गया बच्चों? यस सर। एस्परेगस और रस्कस के नीचे अंडरलाइन करिएगा, बोटेनिकल नाम। फिल्लोक्लैड, क्लैडोड में क्या अंतर है बताएगा कोई? चलो तुम लोग मतलब, मैं एक बार फिर से सुनो। फिल्लोक्लैड पत्तियां हैं रूपांतरित, ठीक, और रूपांतरित होकर चपटी हो जाती है। यहाँ तक भी बात समझ में आई। इसके बाद जो वास्तविक पत्तियां हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? वो कांटों में तब्दील हो जाती हैं। कांटों में तब्दील यानी कि रूपांतरित हो जाती। ये इस प्रकार की अगर संरचना देखने को मिलती है, कहेंगे फिल्लोक्लैड। इसका उदाहरण है नाक। क्लैडोड किसे कहेंगे? कुछ नहीं, क्लैडोड भी बहुत सिंपल है। इसमें भी तना ही रूपांतरित, परंतु रूपांतरित होकर क्या होगा? पत्ती का रूप ले लेगा। अब यह पत्ती का रूप ले लिए, क्या होगा साथ में? तो जो वास्तविक पत्तियां हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? वो छोटी छोटी स्केली लीव्स में कन्वर्ट, छोटी छोटी स्केली लीव्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक। अब यह भी ध्यान देना कि अगर तुम्हें रस्कस का पौधा देखोगे तो इसमें आपको लगेगा कि पत्तियों के बीच से ही फूल निकले हैं, पत्तियों के बीच से ही फूल निकले हैं। लेकिन बच्चों, हमेशा पुष्प यानी कि फूल तने पे ही लगते हैं, तने पे या उसकी शाखा पे लगते हैं, ठीक है? पत्ती पे कई फूल नहीं लगते हैं। तो
जब तने पत्ती से निकलता दिखेगा तो आप मान लेना यह एक प्रकार का क्लेडोड है जिसमें तना पत्ती की तरह रूपांतरित हो। अब तने पर चूंकि लगता ही है कुछ, तो उसको लग रहा है कि पत्ती से ही निकल रहा है, जबकि वो पत्ती है ही नहीं, वह क्या है, तना है। क्लियर है क्लेडोड और पिल्लोक्लेड? यस सर। यस सर। मिटा रहे हैं। अब हम लोग पौधों में पाए जाने वाले उदाहरण समझने जा रहे हैं। ठीक, चलिए तब शुरुआत करते हैं उसके उदाहरण। पौधों में पाए जाने वाले समजात अंगों के उदाहरण। तो पहला है समजात रस्कस एस्परेगस। नाम सुना हुआ है? रस्कस नाम सुना है? रस्कस नाम पौधे का नाम। और एस्परेगस सुना है नाम? यस सर। नागफनी भी नाम सुना है आप लोगों ने? तीनों नाम सुने हैं ना? यस सर। दूसरा वाला तीनों ने नाम सुना है। आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो, वाह। रस्कस, एस्परेगस और नागफनी तीनों ही समजात अंग के उदाहरण हैं, क्योंकि तीनों में ही तना किस में रूपांतरित होता है? तना किस में रूपांतरित होता है? पत्ती में। तना दो में तो तना पत्ती में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। और इसके पिल्लोक्लेड के में क्या होता है? तना चपटा हो जाता है, पत्ती की तरह दिखता है जरूर, लेकिन पत्ती नहीं है वो। ओरिजिनल पत्ती किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्पाइन कांड। तो लिख लो तीनों ही समजात अंग के उदाहरण, क्योंकि तीनों ही समजात अंग के उदाहरण है, क्योंकि इनमें तना रूपांतरित होकर हो जाता है, इनमें तना रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। दो पौधे और नाम सुना होगा। बोगनवेलिया नाम सुना है आप लोगों ने? क्या सर? नो सर। अरे अच्छा, एक चीज बताओ, ऐसा पौधा देखे हो जिसमें लाल लाल टाइप के फूल दिखते हो, कांटे बहुत सारे हो, बड़ा झाड़ जैसा होता है? यस सर। ठीक है, बोगनवेलिया नाम है। एक्चुअली वो फूल नहीं, फूल नहीं होता है, पत्ती ही होती है, उसके अंदर सफेद रंग के फूल होते हैं। वो बाद में फिर जो लाल रंग का होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बोगनवेलिया। फोटो डाल दूंगा वीडियो। चलिए, तो दूसरा उसका उदाहरण नोट करिए। बोगनवेलिया, उसमें कांटे होते हैं, और एक दूसरा पौधा है पैसिफ्लोरा, उसमें प्रतान पाया जाता है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। बाउगेनवेलिया, GAIN BILL, बाउगेनवेलिया। अंडरलाइन कर दीजिएगा, बोटेनिकल नाम है ये। जब भी कोई वैज्ञानिक नाम लिखेंगे, आइदर बोटेनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम, आप अंडरलाइन जरूर करेंगे, इसके बिना गलत काट देगा एग्जाम। बोगनवेलिया एंड बोगनवेलिया के कांटे तथा पैसिफ्लोरा के प्रधान समजात अंग। नोट कर लो बेटा, नोट कर लिया? मिटा दें? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक यह, समजात अंग और समवृत्त अंग। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है होमोलोगस आवरण, जिसको हिंदी में कहेंगे समजात अंग। देख लिया, होमोलोगस आवरण जिसी को कहेंगे समजात अंग। अब बेटा पढ़ने जा रहे हैं समवृत्तीय अंग, एनालॉगस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखने में अलग अलग दिखे, देखने में अंदर के स्ट्रक्चर में, संरचना तथा उत्पत्ति में अलग अलग हो, परंतु काम एक से करे। तो इस प्रकार के अंग को हम लोग कहेंगे समवृत्त अंग। फिर से सुनो, ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में अलग अलग हों, परंतु कार्य एक से करें। अच्छा, समजात में हमने क्या पढ़ा था? जरा बोल के बताओ मुझे, कॉपी पलट लो, देखो, बोल के बोलो, देख के बताओ। ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में एक समान हों, परंतु उनके कार्य अलग अलग हों। ठीक है, अब हम पढ़ क्या रहे हैं? अब ऐसे अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं जो उत्पत्ति तथा आकार में अलग अलग हों, परंतु उनके कार्य समान हों। ठीक है, उनके कार्य समान हो। बच्चों, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। देख, समजात अंग के बारे में ऐसे एक फिगर बना दिया था, उत्पत्ति तथा एक ऐसे फिगर बना दिया और एक ऐसे फिगर बना दिया। पूछा कि निम्न में से समजात अंग कौन है? निम्न में से, यहाँ एक ऐसे बना देना, कि तुम्हारे लिए बस कंपटीशन में पूछा गया तो इसलिए बता दे रहा हूँ। 2 फिगर बना दिया था, ऐसे कई फिगर है, 4 ऑप्शन दिए, ऐसे फिगर 4 बना दिए। उसमें से पूछा निम्न में से कौन सा जोड़ा समजात और समवृत्त अंग को दर्शाता है? बेटा ध्यान से सुनो, उत्पत्ति तथा संरचना में एक समान हो, परंतु उनके कार्य अलग अलग हो। उत्पत्ति में एक जैसे हो, कार्य अलग अलग। ठीक, उत्पत्ति में मैंने ऐसा बता रहा है कि एक जगह से उत्पन्न हुआ हो, लेकिन कार्य अलग अलग कर रहे। एक जगह से उत्पन्न हुआ है, लेकिन कार्य अलग अलग करने लगे। इसे कौन सा अंग कहेंगे? समजात। क्या बोलेंगे? समजात अंग। आप लोग ना जैसे ही पूछे क्या बोलेंगे, आप लोग माइक तुरंत ऑन करके बोला करिए, इससे आप लोग भी जुड़े रहेंगे, अदरवाइज आप लोग सो जाएंगे, मजा नहीं आएगा। आप लोग जुड़े रहेंगे ना, तो आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, अब बताइए, समझ में आ रहा है ये फिगर? यस सर। यस सर। हाँ, अब ऐसे अंग के बारे में चर्चा करेंगे ना, जो उत्पत्ति तथा संरचना में अलग अलग हो, लेकिन काम एक से कर। उत्पत्ति में अलग अलग है, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं, तो ये कौन सा अंग हो जाएगा? समवृत्त।
अच्छा अब और सुनो, मान लो परीक्षा के देने गए और सब कुछ भूल गए, कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि क्या था, क्या समझात था, क्या समवृत्त था, तो कैसे याद रखो? सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, और जात का मतलब होता है, जात का मतलब, अरे भाई जाति का मतलब एक ही जाति में उत्पन्न हुए, समझ में आ रही बात? एक ही जाति का मतलब उत्पत्ति, तो जो उत्पत्ति में समान हो, तो यहाँ देखो सम जात का मतलब क्या है? उत्पत्ति तथा संरचना में समान हो, तो जो उसकी उत्पत्ति समान हो उसे कहेंगे समजात। वृत्ति का मतलब होता है आदत, वृत्ति का मतलब होता है आदत, और सम का मतलब समान, उसकी समान काम करने की आदत हो, भले वो अलग अलग हो लेकिन उनकी काम करने की आदत कैसी है? समान है। अगर इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो ये भी आप लोग जवाब दे देंगे। सब भूल जाएंगे तो कैसे याद रखेंगे? सम का मतलब समान, वृत्ति का मतलब आदत या काम करना, तो समान काम करे लेकिन अलग अलग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ होमोलोगस और एनालॉगस आ गए, दोनों समझ में आ गया होगा। यस सर, यस सर। एनालॉगस आ गए लिखवा देते हैं ताकि नोट्स बन जाए, नहीं तो भूल जाएंगे परीक्षा के। मिटा दें इसे। यस सर, यस सर। अब आप में से कोई एक आदमी बोलेगा और मैं वही लिखूंगा। आप लोगों को समझ में आ गया है ना? यस सर। सबको, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबको समझ में आ गया है? सबके मुंह सुनना चाहता हूँ। यस सर, यस ठीक है, सर। अब आप में से कोई एक आदमी बोलेगा और मैं लिखूंगा, देखता हूँ आप लोगों को क्या समझ में आया। बोलना शुरू बोलेंगे। ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में अलग अलग हो, जो उत्पत्ति तथा संरचना में अलग अलग हो, उत्पत्ति समझ गए, याद है, मैं लिख लूं। उत्पत्ति तथा संरचना में अलग हों या अलग अलग हों तथा के कार्य समान है। नहीं, तथा मिलाएंगे, परंतु अलग अलग हों परंतु उनके कार्य समान, इस प्रकार के अंग को समवृत्ति अंग कहते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? समवृत्त कहते हैं कि समजात कहते हैं? समवृत्ति अंग। उनके कार्य समान हो उन्हें समवृत्त अंग, उन्हें समवृत्त अंग कहते हैं। नोट कर लीजिए। उदाहरण लिखा है इसके। यस सर। इसके उदाहरण, फिर जंतुओं में पाए जाने वाले समवृत्त अंग के उदाहरण। बेटा तितली देखा है? यस सर, यस सर, यस सर। अर्जुन सर, चमगादड़ देखो? यस सर। तितली, चमगादड़ और पक्षी। तितली, चमगादड़ और पक्षी के जो पंख हैं उनकी संरचना उसकी अलग अलग होती, परंतु कार्य, तितली के पंख किसके काम आते हैं बच्चों? चलने के, उड़ने के। अच्छा, चमगादड़ के तो चलने के काम में आते होंगे। नो सर, उड़ने के आते। अरे यार, ये से कैसे हो सकता है? पक्षी तो चलता है ना पंखों से। नहीं सर। तो लिख लो, तितली, चमगादड़, पक्षी। तितली के पंख काइटिन के बने होते हैं, तितली के पंख काइटिन के बने होते हैं तथा चमगादड़ और पक्षी के पंख अग्रपादों के रूपांतरित, चमगादड़ के पंख अग्रपाद का रूपांतरण होती है, भी पक्षी का भी अग्रपाद के रूपांतरण होते हैं। और तीनों कार्य क्या होता है बच्चों? तथा ये तीनों उड़ने का कार्य करते हैं। ये तीनों अंग उड़ने का कार्य करते, समान कार्य करते हैं। अतः ये समवृत्त अंग है सर। अतः ये कौन से अंग है? समवृत्त अंग है। बेटा समवृत्त और समजात की अंग्रेजी जरूर याद करना। कई बार तुमसे ना एनालॉगस और होमोलॉगस, होमो का मतलब समान है, एन और लोगस का मतलब स्टडी, होता है। एनालॉगस का मतलब समवृत्त और होमोलॉगस का मतलब समजात। उदाहरण नोट कर लिया है, अब आगे। अच्छा देखते हैं पौधों में कौन कौन से समवृत्त अंग पाए जाते हैं। उदाहरण नोट करो। हो गया सर। हाँ, हेडिंग लिखो, पौधों में पाए जाने वाले समृद्ध। पौधों में पाए जाने वाले समृद्ध अंग ऐसे कौन कौन से अंग हैं? अभी बच्चों बड़ा अच्छा उदाहरण है, क्लेडोड और सामान्य पत्तियां। क्लेडोड बताया था किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण है, लेकिन काम क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का। और पत्तियां क्या है? पत्तियां कौन सा कार्य करती है? प्रकाश संश्लेषण। दोनों की संरचना डिफरेंट है लेकिन कार्य कौन सा कर रहे हैं? एक काम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्लियर है? यस सर, यस सर। और कुछ ना हाउ तो बोल दो। क्लेडोड, इंग्लिश में CLADODE। क्लेडोड तथा सामान्य पत्तियां समवृत्त अंग के उदाहरण हैं, क्योंकि दोनों ही उत्पत्ति तथा संरचना में अलग होती हैं तथा दोनों ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। तो अलग थी, एक काम कर रही है, अलग थी और एक काम कर रही हैं, क्योंकि दोनों ही उत्पत्ति तथा संरचना में अलग होती हैं परंतु दोनों ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य अतः दोनों कैसे अंग हो गए? समवृत्त अंग हैं, एनालॉगस ऑर्गन हो गए। ठीक है, ये खत्म होता है। तो अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। पौधों कह रहा हूँ, जंतुओं में या मनुष्य में कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जिन्हें अवशेषी, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे हेडिंग डालते हैं। हो गया सर। हो गया। अब बच्चों एक होमवर्क है, होमवर्क छोटा सा नोट कर लीजिए, करके हमें ग्रुप में फोटो डालिएगा। क्या? समजात अंग तथा समवृत्त अंग में अंतर। समजात अंग तथा समवृत्त अंग में, समजात अंग तथा समवृत्त अंग में
समजात अंग तथा समृद्ध अंग में अंग। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क का मतलब HW। यस सर। जरूर लिखिएगा, पिछली बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसीलिए दिया गया है, ठीक है। और जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं बच्चा, उनसे कहिए कि लापरवाही से काम नहीं चलेगा, ठीक है, पढ़ाई करना चाहिए। वीडियो देख करके काम नहीं चलता, थोड़ा लाइव का अलग ही आनंद है। साथ जुड़ेंगे तो पूछ सकते हैं प्रश्न डायरेक्ट। जो लोग केवल देखते हैं तो वो सिर्फ देख के ही रह जाते हैं, पूरा देख भी नहीं पाते होंगे। और जो मान लीजिए जिज्ञासा कुछ हुई तो आप पूछ नहीं सकते हैं। आप लोग हमसे डायरेक्ट पूछ पा रहे हैं, वो लोग पूछ नहीं पा रहे हैं, तो उनसे कहिए कि वो लोग भी जुड़े रहे। आप लोग जानते हैं ऐसे कुछ लोगों ना? यस सर जानते हैं। हाँ तो बेटा बोल देना मैं, ठीक है। हेडिंग डालिए अवशेषी अंग, अवशेषी अंग, ठीक है, अवशेषी वेस्टिजियल ऑर्गन, हेडिंग लिखिए वेस्टिजियल ऑर्गन। अब समझा दिया जाए, लिखने से पहले समझना जरूरी है। सुनिए, वेस्टिजियल ऑर्गन किसे कहेंगे? ऐसे बहुत सारे अंग हैं जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थे, काम करते थे। ऐसे बहुत सारे अंग हैं जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थे, काम करते थे, परंतु अब हमारे शरीर में पाए तो जाते हैं, लेकिन वह किसी काम को नहीं करते हैं, वो अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। फिर से सुनिए, ऐसे अंग, हाँ अर्जुन बोलो। बाल होंगे अवशेषी अंग बेटा, बाल अवशेषी अंग कौन कौन से? बाल बाल हाँ बाल है ना, बाल है। एक बार शुरू कर लेता हूँ, फिर उदाहरण बताऊंगा, ठीक है। ऐसे मनुष्यों में लगभग 180 वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, 180, ठीक है। अपन को कुछ ही जानना है जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। ज्ञान का अचार थोड़ी डालना है, पूछेगा वही जानना है हम लोगों को, जो मुख्य है। ऐसे बहुत सारे अंग जो हमें नहीं जानने की जरूरत है। 180 याद थोड़ी कर पाएंगे, ठीक। जितना हमारे लिए जरूरत है उतना ही खाना भी हम खाते हैं, उतना ही ज्ञान भी लेना चाहिए, ठीक। जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसानदायक हो जाए। तो अच्छा बताया अर्जुन, बाल है, उदाहरण सही बोला है। शुरू करते फिर से। ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय थे, कार्य करते थे, परंतु अब उनकी सिर्फ वंशागति होती है, वह हमारे अंदर पाए तो जाते हैं लेकिन निष्क्रिय अवस्था में पाए। ऐसे अंगों को कौन सा अंग कहेंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग, ठीक। लिख लेते हैं, ऐसे अंग जो पूर्वजों में तो सक्रिय थे, परंतु अब वह सिर्फ निष्क्रिय अवस्था में हमारे शरीर में पाए जाते। अब वह सिर्फ निष्क्रिय अवस्था में हमारे शरीर में वंशागति के द्वारा पहुंचते रहते हैं या पाए जाते हैं। वंशागति के द्वारा पहुंचते रहते। बेटा दिख रहा है ना बोर्ड सबको? दिख रहा है? गुड। यस सर। ओके गुड, ठीक है। ऐसे हैं जो पूर्वजों में तो सक्रिय थे, परंतु अब वह निष्क्रिय अवस्था में वंशागति के द्वारा पहुंचते हमारे शरीर में हो गया सर। यहाँ लिख लो, हमारे शरीर में, यहाँ से, फिर इसके बाद वंशागति के द्वारा पहुंचते हैं, ठीक। हो गया सर। ठीक, कुछ उदाहरण बताओ। जैसे अर्जुन ने बताया शरीर में पाए जाने वाले बाल। अब इस बालों का कोई खास उपयोग, शरीर में पाए जाने वाले बालों का कोई खास उपयोग अब नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन पहले क्या करते थे भाई? तापमान ज्यादा रहता था, बाल हवा को ट्रैप कर लेते हैं तो टेम्परेचर को कम कर, ठीक। अब इनका कोई उपयोग बचा नहीं है। तो पहला लिखिए, हेडिंग लिखिएगा, कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंगों के नाम। कुछ प्रमुख अवशेषी अंगों के, जैसे शरीर में पाए जाने वाले बाल सीधे कर ले रहे हैं आप, समझ आएगा शरीर पे पाए बाल और कहाँ पाए। अच्छा, काउडल वर्टिब्रा, पुच्छ कशेरुका। पूंछ पाई जाती है क्या हमारे हम लोग में? अब नहीं पाई जाती, पूर्वजों में पाई जाती। पुच्छ कशेरुका, पुच्छ कशेरुका, काउडल वर्टिब्रा। अंग्रेजी भी याद रखिएगा, काउडल वर्टेब्रा। बेटा मैं अंग्रेजी इसलिए बताता हूँ कि आप लोग समय के साथ चले, किसी से पिछड़े नहीं। डबल मेहनत करने का कोई शौक नहीं है, परंतु यह भी जानना बेहद आवश्यक है, ठीक। पुच्छ कशेरुका। और क्या पाया जाता है? बाह्य कर्णपेशियां। इसका क्या काम है? इस कान का कोई काम नहीं, सिर्फ मच्छर काटते हैं। और इसका कोई काम है क्या? कान पे मच्छर काटा है आप लोगों को कभी? यस सर। काटता है ना, तो सिर्फ इसी काम के लिए भी बचे हुए हैं, इसका और कोई उपयोग नहीं है, ठीक। पहले के लोग ऐसे हिला लेते होंगे तो मच्छर उड़ जाते होंगे, हम लोगों को काटते। चलो, तो अब बाह्य कर्णपेशी, बाह्य कर्ण। चौथा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पाया जाता है ना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देखिए आंखों में यहाँ पर एक झिल्ली जैसा या कुछ ऐसे दबा, ऐसा लगता है ना कोई चमड़ा रुका हुआ है यहाँ पे। सब लोग अपने अपने आंखों को चेक कर लें, यहाँ पर दिखता है सबको? यहाँ पर? यस सर। यस सर। 3 लोगों के कान में है यहाँ पे, बाकी लोगों के पास नहीं है ना, बाकी लोग एकदम साइड में। आओ प्रिया तुम्हारा नहीं है क्या? है सर। 1 मिनट में आया बेटा, फोन आ रहा है। वास्तव में निमेषक पटल का काम क्या होता है बच्चे? जानते हो, जब मेढक तैरता है ना तो अपने पटल आंखों पर एक झिल्ली डाल देता है, उससे क्या होता है? तैरते समय वो आंख नहीं बंद। हम लोग तैरेंगे पानी में तो वो आंख को बंद करना पड़ जाएगा, नहीं तो आंखों में जलन होने लगेगी, क्योंकि स्विमिंग पूल में क्लोरीन होता है। ध्यान दिया है आप लोगों ने? यस सर। स्विमिंग पूल पिक्चर के अलावा वास्तव में कौन कौन देखा है भाई? सर देखा है। यस सर देखा है। तो स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीन होता है,
हम लोग तैरेंगे तो आंखों में जलन होने लगती है ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होने पर। अब अगर मेढक को डालिए तो क्या करेगा, तुरंत अपने को एक पट्टी एक झिल्ली डाल देगा आंखों को, आराम से जैसे रेनकोट की तरह से डाल दिया, आराम से तैरे जा रहा है, उसकी आंखों में जलन नहीं होगा। तो निवेशक पटल हमारे पूर्वजों में यह काम करता रहा होगा, अभी हम लोग किसी काम नहीं आता। किसी काम आता तो नहीं किसी का, ऐसा तो नहीं कोई डाल लेता हो। नो सर। हाँ तो लिख लो निवेशक पटल, निवेशक पटल, निवेशक। अच्छा निवेशक पटल को निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, नोट कर लो। अब बेटा एक शब्द है अटेविज्म, अटेविज्म या एटे स्टार लगा लो, अटेविज्म या ATAVIS। इसका क्या मतलब है? जब कोई अटेविज्म बोले बेटा तो आप लोग पूछोगे, आप लोग क्या समझोगे अटेविज्म का मतलब? देखो हमने अभी बताया कि अवशेषी अंग के केस में अवशेषी अंग कब सक्रिय थे? हमारे पूर्वजों में सक्रिय थे। क्या अब अवशेषी अंग सक्रिय हैं? नो सर। अब सक्रिय नहीं। ठीक, जैसे कुछ कशेरुका अब सक्रिय नहीं। अब हमारे में पाया जाता है क्या? देखते हैं किसी में पूछ देख रहे हैं, देखते हैं क्या दिखाई दिया पूछ? नो सर। नो सर। नो। अटेविज्म का मतलब क्या है? कभी कभी लाखों में से एक केस में ऐसा होता होगा, छोटे बच्चा जब पैदा होता होगा तो उसमें छोटी सी पूंछ रहती। तो ऐसे अंग जो पूर्वजों में पाए जाते थे परंतु वह अब निष्क्रिय हैं, लेकिन कुछ जंतुओं में वह कभी कभी उत्पन्न हो जाते हैं या कभी कभी पाए जाते हैं। सक्रिय नहीं रहेंगे लेकिन दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के जंतु को अटेविज्म कहते हैं। ठीक, जैसे जो कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसमें छोटी सी पूंछ पाई गई तो उसको क्या बोलेंगे? अटेविज्म शो कर रहा है। क्या कर रहा है वो? अटेविज्म शो कर रहा है। समझ में आ गई बात? यस सर। लिख लो, ऐसे गुण या अंग जो कभी पूर्वजों में सक्रिय थे परंतु अब सामान्य अवस्था में नहीं पाए, अब सामान्य अवस्था में तो नहीं पाए जाते। यदि इस प्रकार के गुण किसी जीव में उत्पन्न हो जाएं तो उसे ही अटेविज्म कहते हैं। उदाहरण, छोटे शिशुओं में कुछ कशेरुका दिखाई, छोटी सी पूंछ का दिखाई देना। क्यों मैं बार बार छोटे शिशुओं में बोल रहा हूँ? अरे भाई बड़ा हम होने देंगे तब तो। छोटे शिशु में पाया जाएगा तो हम उसे कटवा देंगे ऑपरेशन से, उस मामला ही साफ कर देंगे। ठीक है, यस सर। छोटे शिशु में छोटी सी पूंछ का दिखाई पाया जाना, या यहाँ लिख लो कभी कभी छोटे से में पाया। इसका एक उदाहरण। इसका दूसरा उदाहरण है, देखो बाह्य कर्ण पेशियां हम लोग तो हिला नहीं पाते हैं, पूर्वज हिलाते रहे होंगे। अब अगर मान लो मेरे अंदर ये शक्ति आ जाए कि हम अपनी कर्ण पेशियों को हिला दूं तो ये क्या कहा जाएगा? अटेविज्म कहा। तो लिख लो बाह्य कर्ण पेशियों को हिलाने की क्षमता आना, यह क्या है? अटेविज्म। ये गुण है ना, एक प्रकार का गुण है। हम अपने कान को हिला के मच्छर हटा दें, ये गुण आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? अटेविज्म। बाह्य कर्ण पेशियों को हिलाने की क्षमता आ जाना, क्षमता क्या कहलाती है? अटेविज्म कहलाती है। अटे एक और सामान्य अवस्था में मानव में, मैं स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य अवस्था में मानव दोनों आते हैं। ठीक है, मानव में स्त्री पुरुष दोनों आएंगे ना? सभी लोग श्योर हैं, कंफर्म है? यस सर। ठीक है, यस सर। सामान्य अवस्था में स्त्री पुरुष यानी कि मानव में 2 निपल पाए जाते हैं। कितने निपल पाए जाते हैं? 2 निपल पाए जाते हैं। लेकिन किसी में 4 निपल आ जाए तो क्या होगा? इसको कहेंगे अटेविज्म, क्योंकि पहले कई निपल रहते हैं, लेकिन अब अगर 4 निपल आ गए तो उसे क्या कहेंगे? अटेविज्म। मानव में 2 से ज्यादा निपल का मतलब निपल का उत्पन्न क्या कहा जाएगा? अटेविज्म। क्या कहा जाएगा? उत्पन्न होना, अटेविज्म। यस सर। तो यहाँ तक तो भाई बच्चों यह क्लियर हो गया कैसे कैसे ये प्रक्रिया हो रही। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैसे भ्रूणीय विकास के दौरान भ्रूणीय विकास से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन यहाँ तक हो चुका है। और आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर 7 बजे से इसी टॉपिक पे आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है? किसी को कुछ पूछना है?